Hello guys, welcome to my YouTube channel PSP Corner. And today I am going to discuss work energy power chapter, which is very important. तो भाई देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट के प्रोस्पेक्टिव हिसाब से देखें तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, डन है, और कहां से आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कहां से क्वेश्चन है आज तक मैं वो भी डिस्कस करूंगा, एंड कहां से क्वेश्चन आया वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और जेई प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, चैप्टर आसान है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझना है, ठीक है बेटा। तो मैंने पहले बता चुका हूं ये बेटा, देखो ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब नीट और जो जेई के स्टूडेंट्स है ना जिनका एग्जाम एक महीने बाद है या 26-27 दिन बाद है उनके लिए है, ठीक है ना। बहुत बेटा फास्ट ट्रैक में कोर्स चलेगा, विद इन कोशिश करेंगे कि बेटा 1 घंटे से कम की वीडियो बने, जिसमें भी आप मतलब जल्दी से जल्दी रिवीजन करें और अपने छोटे छोटे जो आपके बेसिक्स हैं उनको आप रिकॉल हो जाए, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन में आए और अपने अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। बेटा फर्स्ट वन इज वर्क। बेटा अगर आपसे कोई पूछे वर्क क्या होता है, आपको पता है सर, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, किसी बॉडी को पुश और पुल कर रहे हैं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम इसको कहेंगे बेटा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली मान लीजिए बेटा, देखिए एम मास की बॉडी है, डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर पहुंच गया। सिंपल बेटा कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, तो आपको बेटा पता है इसके दो कंपोनेंट कर दो बेटा, एक तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इस कॉस के परपेंडिकुलर बेटा एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, और आपको पता है बेटा एफ कॉस थीटा ही इसके लिए बॉडी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा यहां से वर्क डन की वैल्यू कितना ले सकता हूं, वर्क डन इक्वल ले सकता हूं बेटा एफ कॉस थीटा इंटू डी, और बेटा यहां से लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, या वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक बेटा। तो एफ वेक्टर डी वेक्टर बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा वर्क कैसा हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर इंटू वेक्टर का डॉट जो होता है बेटा क्या होता है, एक स्केलर होता है, ठीक है ना। तो वर्क डन, वर्क जो है यहाँ पे वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो बेटा यूनिट इसकी जूल होगी या न्यूटन मीटर हो गया यूनिट, ठीक है ना, और जो डायमेंशन होगी ml टू t माइनस 2, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा यहां देखिए बेटा, अगर थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे तो बेटा cos 90 0, तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन 0। बेटा थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 0 डिग्री, cos 0 1, वर्क डन जो है बेटा मैक्सिमम आएगा। बेटा थीटा की वैल्यू आप 180 रखेंगे तो बेटा cos 20 कितना होता है, नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। थीटा की वैल्यू 180, नेगेटिव वर्क डन, थीटा की वैल्यू 0, मैक्सिमम वर्क डन, थीटा की वैल्यू 90, 0 वर्क डन, ठीक है बेटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बेटा एफ एंड डी, आप हम मान सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आ गया वर्क डन। अब क्वेश्चन के किस टाइप से बनते बेटा, यहां से देखिए बेटा, मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, फोर्स वेरी कर रहा है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बेटा आपको वर्क डन पूछेगा, तो बेटा आपको सिंपली क्या करेंगे, f डॉट d करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा जो वर्क डन हो गया f डॉट d हो जाएगा। बेटा सुनिए डॉट प्रोडक्ट का आपको पता होगा बेटा, i डॉट i बेटा 1 होता है, j डॉट j बेटा 1 होता है, k डॉट k बेटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है x और y और j एक्सिस में। तो i डॉट i 1 बेटा, हालांकि हम इंटू करेंगे i को i से इंटू करेंगे, i को j से भी इंटू करेंगे, i को k से भी इंटू करेंगे। बेटा i डॉट j 0, i डॉट k 0, क्योंकि एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में आप i से i को इंटू करिए, j के j को इंटू कीजिए और k को इंटू कीजिए बेटा, जो भी इसे कोएफिशिएंट रखे हैं। तो बेटा यहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 1 जा 2 प्लस 3 जा 6
प्लस 4 3 जा 12। तो बेटा वर्क डन कितना आ गया 8 + 12, बेटा कितना जूल आ गया बेटे 20 जूल आ गया। ठीक है, तो बेटा जो वर्क डन आया है ये क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर है। ठीक है बेटा, 20 जूल, I डॉट I 1 है बेटा, J डॉट J 1 है, K डॉट K 1 है। तो आपको जितने भी एक कोफिशिएंट दे रखे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन मतलब आंसर यहां से आ जाएगा। बेटा टाइप 1, बेटा टाइप 2 सवाल देखिए बेटा, फोर्स जो है वेरी कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ, फोर्स इज वेरी विद डिस्टेंस। बेटा 2x³ + 3x² + 4x + 4, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया आपसे। क्वेश्चन पूछता है सर वर्क डन बताइए एट x = 0 टू x = 4 मीटर, वर्क डन पूछेगा फ्रॉम x = 0 टू x = 4 मीटर। आपको पता है बेटा फोर्स जो है वेरिएबल है डिस्टेंस के साथ साथ, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है F = 2x³ + 3x² + 4x + 4। बेटा यहां से एक फॉर्मूला आता है बेटा, छोटा सा वर्क डन dW बराबर हो जाएगा F डॉट dx। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, अगर फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है, इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए आप। ठीक है ना बेटा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो बेटा यहां से वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा एक स्टेप और कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ + 3x² + 4x + 4 इंटू dx 0 से लेके 4 तक। बेटा इंटीग्रेट करो, x³ का इंटीग्रेशन बेटा 2 का कांस्टेंट 2x⁴/4 + 3x³ / 3 + 4x² + 4x। बेटा लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 4 तक। एक बार x की वैल्यू 4 रखिए, माइनस एक बार x में लिखा रखो बेटा 0 रखेंगे, तो यहां से आपका वर्क डन आ जाएगा समथिंग। ठीक बेटा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, फोर्स है वेरिएबल है डिस्टेंस के साथ। ठीक है बेटा, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखो बेटा, जब वर्क है वर्क = F × dx, वर्क डन जो है फोर्स के साथ साथ क्या है, फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है, तो वर्क डन हम ऐसा निकाल सकते हैं बेटा। अगर आपको F और X का ग्राफ दिया है, F और X का ग्राफ दिया है समथिंग इस तरीके से, तो बेटा आप अगर इसका fx कर्व का अगर एरिया निकालेंगे बेटा, तो आप क्या निकाल लेंगे, वर्क डन यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि F डॉट dx इंटीग्रेशन का मतलब है बेटा इनिशियल से फाइनल लिमिट, जितने भी इसके अंदर की जितने भी चीजें आ गई वो क्या आएगा, टोटल वर्क डन कहलाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं एरिया अंडर fx कर्व। ठीक है बेटा, चाहे आपको fx ग्राफ दिया है, f और x के बीच का ग्राफ दिया है, तो आप एरिया निकाल दीजिए ग्राफ का, तो वर्क डन आ जाएगा। अगर फोर्स वेरिएबल है डिस्टेंस के साथ साथ, तो बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए उसको, लिमिट लगा दीजिए बेटा इनिशियल से फाइनल लिमिट, तो बेटा आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा यहां देखिए बेटा, मैं आपको टाइप बता रहा हूं, तेज तेज चल रहा हूं बेटा, आपको मेरे को पकड़ना है, कोशिश कर रहा हूं कि समझ पूरी तरीके से समझाने के कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट वन बेटा, अगला टाइप देख लीजिए, टाइप नेक्स्ट बेटा, मान लो किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F = 2i + 3j + 4k। अब जब पार्टिकल है डिस्प्लेस हो गया 2, 3 2, 4, 5। ठीक है बेटा, बेटा ये x1 की वैल्यू होगी, ये बेटा y1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू हो गया, ये y2 की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, अब यहां से वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो बेटा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा F × Δx, वर्क डन इक्वल टू F × x2 - x1, और बेटा x2 क्या है
ये हो जाएगा, दिस वन इज, ये x2 है बेटा, ये हो जाएगा x1, ठीक है ना। तो बेटा वैल्यू रख दीजिए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू बेटा दिस वन 4i कैप, इसको i मान सकता हूं, प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। बेटा इसको आप माइनस कर दीजिए, i को i माइनस करो, j को j माइनस करो, फिर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, बेटा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बेटा इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू बेटा 2 और 2 4 माइनस 2 2i कैप माइनस का 2j कैप, ठीक है बेटा। तो बेटा यहां से 2 को 2 से इंटू कर दीजिए और j को j से इंटू करो, k की वैल्यू यहां पर 0 है बेटा। तो बेटा वर्क डन कितने हो जाएगा, यहां से 4 माइनस ऑफ 6 जूल, ठीक है बेटा, माइनस 2 जूल आपका यहां से वर्क डन आ गया। बेटा 4 टाइप, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, एक लास्ट टाइप और है। चलो बेटा यहां देखिए, लास्ट टाइप बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइप बेटा नीट में 5 टाइप में से किसी टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहां देखिए बेटा टाइप नंबर 5, बेटा मान लो किसी पॉइंट पर F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F1 2i कैप 3j कैप समथिंग कुछ भी हो सकता है, और F2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप समथिंग समथिंग, और दो ही फोर्स नहीं लग रहे हैं, बहुत टाइप के फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, और फोर्स लगने की वजह से ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 4 टू 5, 6, 2, ठीक है ना बेटा। फिर वही करूंगा बेटा, ये हो गया डेल्टा एक्स, बेटा ये हो गया x1, ये हो गया पोजीशन x2, फिर आप वही करेंगे, वर्क डन इक्वल हो जाएगा बेटा f डॉट dx, और वर्क डन बेटा जो है नेट फोर्स लग रहा है F1 प्लस F2, इन फोर्स को आप ऐड कर दीजिए इनटू, और यहां से आ जाएगा डेल्टा x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 प्लस F2 इंटू x2 माइनस ऑफ x1, ठीक है बेटा। फिर वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करके आंसर निकाल देंगे बेटा। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा वर्क डन निकालने के मैंने आपको 5 तरीके बता दिए, ठीक। बाकी आप क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपने अगर इतने टाइप के क्वेश्चन करे हैं, नहीं करे तो बेटा बहुत इंपोर्टेंट है नीट के लिए, नीट के लिए वर्क डन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, अब बेटा आपने एक चीज नाम सुना होगा, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। सर व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा 4 पॉइंट बता रहा हूं, अगर पेपर में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर 1 बेटा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on path, does not depend on path, बेटा पाथ को डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट वन, ये केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा। और वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, बेटा अगर राउंड ट्रिप हो रहा है, आप जहां थे वहीं पर आ रहे हैं,
बेटा वर्क डन कितना होगा, 0 कहलाएगा। एग्जाम्पल बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या कंडीशन है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा केवल और केवल, राउंड ट्रिप का वर्क डन 0। एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज मान लो आप किसी ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर जाने के 3 रास्ते हैं, एक रास्ता 1, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। बेटा अगर आप पूछेगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपको ये पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेटा देखो आपका रास्ता कुछ भी हो, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आपको पता है इनिशियल ए पे था, फाइनली वो बी पे पहुंच गया, तो वर्क डन 1 इक्वल्स टू वर्क डन सेकेंड इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ थर्ड। ठीक, तो तीनों केस में या जितना भी आपका बी पर पहुंचने का तरीका है, वर्क डन क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। अगर ये पूछ रहा है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड एग्जांपल, बेटा ए बी और सी, आपको सी पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो आप डायरेक्ट जाइए और एक आपका ए से बी होते हुए फिर सी में जाइए। मान लो किसी एम मास को ले जा रहे हो आप, बेटा चाहे आप ए से बी जाओ, चाहे आप ए से बी होते हुए फिर सी जाइए या ए से सी जाओ, बेटा या तो ए से सी जाओ या तो ए से बी होते हुए सी जाओ, वर्क डन क्या आएगा बेटा, दोनों केस में वर्क डन क्या आएगा, इक्वल आएगा। और वो किसके बराबर आएगा बेटे, mgh के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट only depends on initial and final position of the particle and work done for a round trip। मान लो A से B आया, B से C गया, C से बेटा दोबारा A आ रहा है, तो वर्क डन फॉर राउंड ट्रिप कितना होगा बेटा, 0 हो गया। ठीक है बेटा, ये था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन। ठीक, अब बात करते हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव के लिए। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव्स का क्या सीन रहेगा। सेकेंड वन, फॉर नॉन कंजर्वेटिव, फॉर नॉन कंजर्वेटिव बेटा सेम केस, नॉन कंजर्वेटिव में बेटा उल्टा कर दो, जैसे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, कहां पे, कंजर्वेटिव्स में, यहां करेगा डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, हर पॉइंट पर वर्क डन डिपेंड करेगा। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, हर पॉइंट पर डिपेंड करेगा कितना वर्क डन हो रहा है। दूसरा, वर्क डन फॉर राउंड ट्रिप is not 0, work done for round trip is not 0, and second one is, third one is, example हो गया स्प्रिंग, सॉरी एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड है, अलग अलग डायरेक्शन है उसकी, फ्रिक्शन फोर्स में डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है ना बेटा, तो नॉन कंजर्वेटिव्स के लिए अगर आपको वर्क डन पूछेगा, आप बेटा हर वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड होगा, राउंड ट्रिप के लिए 0 नहीं होगा। एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये आ गया नॉन कंजर्वेटिव्स के लिए वर्क डन। न्यूमेरिकल देखें हम थोड़ी देर में। बेटा नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसको दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब
आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और अगर ये पूछ रहा है बेटा ये बताइए आप कि वर्क डन बाय, जो वर्क डन हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है। ठीक है ना बेटा, यहां देखिए वर्क डन जो है बेटा वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। मान लो बेटा फोर्स है, फोर्स की वैल्यू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप न्यूटन। ये बेटा फोर्स वैरी कर रहा है। अब आपको पूछता है वर्क डन बाय दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यहां से क्वेश्चन नीट में आ सकता दिया है, चाहे नीट का पेपर है चाहे एआईएमपी का पेपर है। बेटा जे वाले ध्यान से देखें, नीट वाले भी देख लो, क्या पता नए साल क्वेश्चन आ गया इस बार। ठीक बेटा, यहां से ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको कि नॉन कंजर्वेटिव कैसे पहचानेंगे और कंजर्वेटिव कैसे पहचानेंगे। बेटा डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स, नंबर वन कंडीशन। नंबर सेकेंड कंडीशन डेल एफ एक्स अपॉन डेल एफ जेड इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स, यह आएगा डेल जेड। ठीक है बेटा, कंडीशन नंबर सेकेंड। थर्ड कंडीशन डेल एफ वाई ओवर डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल वाई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा अगर यहां डेल की वैल्यू पूछे ना, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आपको जो क्या करना, देखो एक बार मैंने एक्स वाई को लिया है, एक बार मैंने एक्स जेड को लिया है, एक बार मैंने वाई जेड को लिया है। यहां देखिए, देखो डेल एफ एक्स, देखो वाई और एक्स को ले लो, एक्स वाई को ले, फिर एक्स जेड को लो, फिर वाई जेड को लो। देखो डेल एफ एक्स अगर मैं ऊपर लिख रहा हूं, न्यूमरेटर में डेल एफ एक्स लिख रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, केवल डेल वाई। इसका मतलब डेल एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है डेल वाई के रिस्पेक्ट में, और इधर उल्टा कर दो, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, ऐसे ये हो गया डेल एफ एक्स ओवर डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कुछ इस तरीके से। यहां देखिए वाई जेड को ले लो, तो न्यूमरेटर में डेल एफ वाई होंगे, तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, केवल डेल जेड लेंगे। और ऐसे अगर न्यूमरेटर में डेल एफ जेड लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, डेल वाई। ठीक, कंजर्वेटिव्स के लिए ये तीन के तीन कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई, ये बेटा हमेशा इक्वल होना चाहिए डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स के, ऐसे ये भी इसके इक्वल होना चाहिए, ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक मिनट में इसको नोट कर लीजिए। अब हम समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको समझना है कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन है दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो बेटा फोर्स कैसा होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर बेटा ऐसा इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। क्या होगा बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। नोट करिए इसको एक मिनट के अंदर, पॉज करके, पॉज करके नोट करो।
चलिए क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन बता रहा बेटा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कैसे चेक करते हैं। हाउ टू चेक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर जेई एग्जाम, जेई के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। मान लो बेटा फोर्स है F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बेटा के कुछ नहीं है तो 0 के कैप मान लो। अब ये जो फोर्स है ये बताने की कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। बेटा चेक करने का तरीका, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। बेटा आई के नीचे एफ एक्स था ना, या एफ आई था या एफ जेड था। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स होगी। एफ आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वाई। और बेटा एफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक बेटा, क्या तरीका था बताइए। डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ एक्स, पहले इसको सेटिस्फाई करो। एफ एक्स की वैल्यू एक्स, तो डेल एक्स ओवर डेल वाई इक्वल टू, बेटा ये वाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाई है। डेल एफ आई ओवर डेल एक्स, बेटा एफ आई की वैल्यू क्या है, वाई ओवर डेल एक्स। बेटा एक्स को वाई के टर्म में डिफरेंशिएट, 0 इक्वल टू, ये भी कितना हो गया, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये भी कितना होगा बेटा, 0 आ रहा है। ठीक, ऐसे दूसरे को चेक करो, सेकंड को चेक करिए। डेल एफ एक्स ओवर डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स। और यहां देखो एफ एक्स की वैल्यू एक्स, तो डेल एक्स ओवर डेल जेड इक्वल टू, अच्छा डेल जेड और डेल एफ जेड की वैल्यू कितनी बेटा, 0। ये आ गया बेटा एक्स। बेटा एक्स को जेड के टर्म में डिफरेंशिएशन 0, ये भी कितना आ गया बेटा 0। देखो ये भी इसके बराबर आ रहा है, ये भी इसके बराबर आ रहा है। नेक्स्ट डेल वाई जेड ओवर डेल जेड, सॉरी, नेक्स्ट देखिए डेल एफ वाई ओवर डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल वाई। बेटा एफ आई की वैल्यू देखो वाई ओवर डेल जेड इक्वल टू डेल जेड की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0 डिवाइडेड बाय डेल वाई। बेटा ये भी 0 वाई के टर्म में, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, ये भी कितना है बेटा 0। देखो तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये वैल्यू कितना है बेटा 0 0 के बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। कंडीशन सेटिस्फाइड, फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है ना बेटा, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। बेटा जेई के लिए इंपोर्टेंट है, नीट और एआईपीएमटी में सवाल यहां से नहीं आया है, तो आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम 2,3 मीटर टू 4,6 मीटर एंड फोर्स इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप न्यूटन, फाइंड वर्क डन इफ द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। पहली बात आपको पहचानो कैसे कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है। सर देखो क्वेश्चन में दिया है 2,3 मीटर टू 4,6, ये बता रहा है, देखो आपको पॉइंट दे रखे हैं, फोर्स वेरिएबल है, लिमिट दे रखी है आपको 2,3 टू 4,6, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो ये तो कहलाएगा कंजर्वेटिव। तो बेटा वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई, सिंपल सा फंडा है। बेटा लिमिट रख दो x1 से लेके x2 तक, y1 से लेके y2 तक, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, बेटा ये y1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, y2 की वैल्यू है नहीं है। बेटा वर्क डन कैसा हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस dx, बेटा x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू बेटा 4,
प्लस एफ वाई की वैल्यू है 2y इंटू डी वाई बेटा 3 से लेके 6 तक। ठीक है बेटा, इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3 लिमिट 2 से लेके 4 प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 3 से लेके 6। बेटा एक बार x की जगह 4 रख दो, एक बार x की जगह -2 रख देंगे, एक बार y की जगह 6 रख दो, एक बार y की जगह -3 रख देंगे। इसके बाद आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना था। पहली बात, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ सकता है नीट में कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और एनीथिंग एल्स। बेटा लिमिट में रखिए, आपको लिमिट को देख के आप ये बताना है कि जो फोर्स का वर्क डन कैसा है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स का कारण वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, बाकी आप डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे चैप्टर आगे जा रहा है बेटा इंपॉर्टेंट और टॉपिक होते जा रहे हैं। बेटा पहले बता रहा हूं, चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए हो। बेटा बहुत तेज भाग रहा हूं क्योंकि 1 घंटे से पहले खत्म करना है और आपको समझ भी आना चाहिए। जितने टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा ये प्रैक्टिस करो। देखो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जिसने पढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम पढ़ने का मन नहीं करता है, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं बेटा वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सीखे, किसी को कोई दिक्कत है बेटा और क्वेश्चन में जाओ और सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, उसको कॉन्सेप्ट में जाइए। ठीक है ना। अगर टॉपिक बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा अगर फिजिक्स की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी किसी, देखो पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। वी कैन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, और ये केवल कंजर्वेटिव्स के लिए ही है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में चेंज है। देखो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब इनिशियल और फाइनल बात कर, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी या तो इनिशियल कह रहा है या तो फाइनल कह रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी तो वही है। लिमिट पता होनी चाहिए, मतलब पॉइंट पता होना चाहिए फाइनल और इनिशियल। तो किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं मैं। कोई सिस्टम है, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की है, किसी बॉडी की नहीं होती है, किसी एक बॉडी की नहीं है। जैसे चार्ज था, सिस्टम एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी है। कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है ना बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंगल के लिए फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। यस आई कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट और बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आएगा भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा कह भी सकते हैं, तो बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन इनिशियल टू फाइनल। हमेशा सत्य है बेटा, ये हमेशा सत्य है, ऑलवेज ट्रू, एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो आप किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। ठीक, कंजर्वेटिव्स के लिए है चेंज निकाल सकते हैं, खाली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, समझ में आ जाए गारंटी है। ठीक, आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है।
बेटा चलिए देखिए क्वेश्चन करा बेटा, एक क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ पोजीशन ए इज -40 जूल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज -20 जूल, और बी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बेटा यहां देखिए आपको पता है वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल, बेटा यहां देखिए आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है नहीं है। अब आप यहां देखिए चेंज का मतलब ub माइनस ua इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। बेटा बी की वैल्यू निकालनी है आपको uv, और ua की वैल्यू कितनी रखी बेटा, माइनस ऑफ 40 इक्वल टू माइनस वर्क डन कितने रखा है, माइनस ऑफ 20 जूल। बेटा डायरेक्ट करो, ub की वैल्यू कितनी आ गया बेटा, यहां से यह आ गया बेटा 20 और यह आ गया माइनस का 40, तो बेटा ub की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 जूल। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा यहां से, ठीक है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं। हाँ अगर देखो फोर्स वेरिएबल है, किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, और आपको किसी पॉइंट ए पर जो है फोर्स लग रहा है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, या फोर्स वेरिएबल है 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 4, और पॉइंट रखे हैं डिस्प्लेसेस फ्रॉम हियर टू हियर। सबसे पहले क्या निकाला बेटा, यहां से वर्क डन निकालिए, यहां पर वैल्यू रखेंगे यूए की वैल्यू दे रखी होगी आपको, या कोई एक की वैल्यू पूछेगा तो आप यहां से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको दिक्कत तो ऐसे निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आप बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई देखो एक m1 मास का पार्टिकल है, r डिस्टेंस पर है, और r डिस्टेंस पर एक m2 मास का पार्टिकल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू बेटा माइनस का g m1 m2 बाय r आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा। अब आप ये कहेंगे सर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख दिया, अभी आपने बोला सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेटा मैंने चेंज लिखा हुआ है, चेंज मैंने इसको लिखा था बेटा, देखो u इनिशियल या u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस ऑफ g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो बेटा जो इनिशियल की वैल्यू थी ना वो कहते बेटा इनफाइनाइट, कहां से था, मैं किसी मास पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं, तो बेटा इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो जो भी है पोटेंशियल एनर्जी आई वो है तो चेंज, लेकिन आपको लग नहीं रहा बेटा, है तो चेंज लेकिन आपको लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने चेंज ही लिखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। फिर आपने पढ़ा होगा बेटा, देखो किसी m मास को किसी h हाइट पर लेके आ रहे हैं, h हाइट पर, ये सेंटर ऑफ मास से इसकी हाइट है h, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा u की वैल्यू, जहां पर h कितना है बेटा 10 किलोमीटर से बेटा कम है, तो बेटा u कितना आएगा mgh, आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh ओवर 1 प्लस h बाई r, ठीक है ना। लेकिन ये तो अर्थ के लिए, ठीक है ना, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, u इक्वल टू mgh, ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां से। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं, ठीक बेटा। पहले बता रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है, किसी एक पार्टिकल की नहीं है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा छोटा सा देख लेते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लें, स्प्रिंग का देख लो बेटा, यहां देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बेटा किसी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं हम, यहां देखिए
मान लो एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग में मास m है बेटा, ये अनस्ट्रेस्ड है, x की वैल्यू 0, तो बेटा पोटेंशियल कितने आ गई यहाँ पे 0, रेस्ट पे है अभी स्प्रिंग, किसमें रेस्ट पे। अब मैंने इसमें x का एक्सटेंशन ला दिया बेटा, यहां पहुंच गया इधर से, मान लो x की वैल्यू एक्सटेंशन x है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, बेटा समझ में आया। तो पोटेंशियल कितनी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्सटेंशन करो चाहे कॉम्प्रेशन करो, ठीक है बेटा, एक्स इसको कॉम्प्रेस कर दो, पोटेंशियल तब भी कितनी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। बड़े बड़े सवाल बनते हैं यहां से। मान लो किसी स्प्रिंग को x इक्वल टू 2 मीटर आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो मान लो इसके पोटेंशियल एनर्जी u, तो बेटा वैल्यू पूछेगा जब आपने इसको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा फॉर्मूले में रख दो u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 2 रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी u, x की वैल्यू 8 रख देंगे तो 16 u समथिंग आएगी या 8 u आएगा, ठीक है ना। इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा, आसान है, इससे नहीं करा रहा हूं। जो भी आपके स्प्रिंग से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेंगे बेटा u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। जो जुनून बरकरार रहना चाहिए बेटा, पेपर नजदीक आने वाले हैं, आप बेटा लो, रात दिन लड़िए आप बेटा, 16 तारीख तक बेटा, 17 तारीख तक आप लड़िए, 10 बजे तक आप पढ़ाई करते रहो, 17 तारीख तक बेटा, नहीं मतलब बोले तो सब कुछ होगा आपके साथ, ठीक है ना, आपके फेवर में रिजल्ट जाएगा, आपके फेवर में रिजल्ट जाएगा बेटा, बस पढ़ते रहो, ठीक है ना बेटा, बस लगे रहना बस बेटा, 2-3 घंटे सो, कोई फायदा नहीं सो के, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। बेटा अभी अभी आपने ये पढ़ा बेटा, चलिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसको नोट में लिख रहा हूं। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम बच गया बेटा, उसका चैप्टर खत्म। बेटा बहुत इंपोर्टेंट है, आपने अभी अभी पढ़ा बेटा, डेल्टा यू बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, यह आपने पढ़ा है बेटा। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर और इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है बेटा। तो अरे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यही तो होता है, वर्क डन एफ डॉट डी आर, कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल से फाइनल लिमिट माइनस फाइनल से लगा हुआ है बेटा। यहां से मैं इसको ये भी लिख सकता हूं डी यू बराबर माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, तो बेटा एफ की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ग्राफ दे रखा है बेटा, यहां देखिए आर और यू के बीच अगर ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है, तो आपको पूछेगा फोर्स की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, यू और आर के बीच ग्राफ दे रखा है बेटा, फोर्स की वैल्यू पूछेगा बेटा। आप मुझे बताइए यहां पर जो स्लोप होगा, स्लोप बेटा आप जानते हैं स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर यू बाई आर, तो बेटा स्लोप क्या होगा डी यू बाई डी आर, ठीक है बेटा। तो स्लोप कितना होगा डी यू बाई डी आर, ठीक बेटा। ये कंजर्वेटिव फोर्स था बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स जीरो कब आएगा जब स्लोप कितना होगा बेटा जीरो होगा, जब बेटा स्लोप कितना होगा, स्लोप बेटा जीरो होगा तब कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स जीरो आ रहा है तो बेटा पार्टिकल कैसे होगा बेटा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना बेटा। तो कैसे होगा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो एफ सी की वैल्यू जीरो, इसका मतलब स्लोप जीरो, डी बाई डी आर की वैल्यू जीरो, तो कंजर्वेटिव फोर्स जीरो, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब देखो मैंने तो बोल दिया फोर्स ऑन द बॉडीज इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू जीरो। अब देखो
अब जो फोर्स किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उसमें वो जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, तो बेटा 3 तरीके से इक्विलिब्रियम हो सकता है। नंबर 1 बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बेटा एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक चीज और देखो, तीनों में इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स तीनों केस में 0 इक्वल 0। अब तो ग्राफ बना रहा हूं मैं आपका, एक ग्राफ बना बेटा साइड में, अच्छा ये बना लो, चलो ये ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, देख लो बेटा आर है, ये यू है। अब आप मुझे बताओ बेटा स्लोप कहां कहां 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है सर कंजर्वेटिव फोर्स बराबर 0 या du बाई डी आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, पता नहीं पता। देखो स्लोप 0 कहां पर होगा, जहां पर u और r का कर्व एक दूसरे के पैरेलल होगा। बेटा एक तो यहां पे, बेटा एक तो यहां पे और एक ये तो है ही है नहीं है। इन तीनों केस में स्लोप कितना होगा बेटा 0, कितना होगा 0 होगा। अब रहा सवाल ये कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहां पर है। देखो सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, तो बेटा यहां पर जो होगा वो अनस्टेबल होगा। बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो अनस्टेबल होगा, ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये कहलाएगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो ये स्टेबल है, कोई भाई को कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या कहलाएगा बेटे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, पहले बता रहा हूं बहुत तेज से चलने की कोशिश की जा रही है, समझ जिससे कि आपको समझ में आए और आपको क्विक रिवीजन हो। ठीक है ना, तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बेटा यहां क्या कहूंगा, स्टेबल के लिए कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 या du बाई डी आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 होगी। ऐसे यहां पर भी है, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0, du बाई डी आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहां पे 0 होगी। यहां कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 और du बाई डी आर की वैल्यू यहां पे कितनी होगी बेटा 0। ठीक है, ये चीज यहां पर du अपॉन डी आर इक्वल टू 0, यहां भी d अपॉन डी आर इक्वल टू 0, यहां भी du अपॉन डी आर इक्वल टू 0। और बेटा यहां पर u क्या होगा बेटा मैक्सिमम, मैक्सिमम बेटा अनस्टेबल बता रहा हूं मैं, अरे उल्टा बता देगा बेटा u क्या होगा बेटा मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम। और बेटा अनस्टेबल है, अनस्टेबल में u क्या होगा बेटा मैक्सिमम। और बेटा ये क्या कहलाएगा u क्या बेटा यहां पे कांस्टेंट है, देखो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। ठीक, और बेटा अगर एक और चीज और बताऊं मैं आपको, d2u ओवर डी आर स्क्वायर जो है वो नेगेटिव यहां पर कितना होगा नेगेटिव होगा। और यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोबारा u पोटेंशियल एनर्जी का, अगर इक्वेशन जो रखा आपको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये कितना वैल्यू कितने आने चाहिए डी आर स्क्वायर, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और बेटा d2u ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 है, तो कैसा कहलाएगा बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं झट से, ठीक समझ में आ गया बेटा। स्लोप 0 इक्विलिब्रियम में 3 तरीके से इक्विलिब्रियम रह सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, या इधर देखो ठीक, न्यूट्रल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे
तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो वैल्यू आ रही है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, बेटा देखिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकालनी है और ये बताना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। बेटा क्या कर दो, du बाई डी आर को इसके बराबर कर दो बेटा, 0 के बराबर कर दो, तो यहां से पोजीशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, और यहां देखिए डी की वैल्यू देगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, डी बाई डी आर की जगह एक्स रख दो, एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर 0। अब बताओ कितने आ गया, यहां से 2x आ गया, अरे डिफरेंशिएट कितना हो गया इसका, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर कितना हो गया 4। है बेटा x की वैल्यू 4, 4 मीटर में जो है वो इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब अनस्टेबल है कि स्टेबल है, अब आप देख लीजिए, देखो इसको आपने डिफरेंशिएट किया था एक बार, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करेंगे बताओ, डी स्क्वायर डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर बराबर बेटा क्या आ जाएगा 2। ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करो, 2 आगे नहीं आ गया तो वैल्यू कितनी आ रही है प्लस का 2, बेटा इसका 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका कितना हो गया 2 हो गया, तो बेटा प्लस का 2 आ रहा है, तो प्लस का मतलब अनस्टेबल। तो डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो बेटा इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, यहां तक बेटा पढ़ दिया हमने। ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, बेटा देखिए लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। आप यहां तक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, अब तो मार्कर भी चल रहा है। देखो भाई, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर m मास का बॉडी है, फोर्स F लग रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी यहां पर u है, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s, मास तो m ही रहेगा, वेलोसिटी b होगी, तो पूछेगा व्हाट इज वर्क डन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, यहां से जो वैल्यू लिख के आएगा ना बेटा, वो आएगा वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर Ki है, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी K फाइनल है, तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक का मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। एक चीज और बेटा, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, वर्क डन दोनों बराबर आएगा। फोर्स चाहे कांस्टेंट हो चाहे फोर्स वेरिएबल हो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन है। बेटा मैकेनिक्स कुछ इस तरीके से चलती है, बेटा आपको 2 इक्वेशन आने चाहिए, एक F इक्वल टू m इंटू ए और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पूरी मैकेनिक्स आपको सॉल्यूशन हो सकती है अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किया है तो। ठीक है बेटा, एक और टॉपिक है बेटा पावर। अब आप देखेंगे यहां से आपने पावर पढ़ा होगा बेटा, पावर इक्वल टू होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम या पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, बेटा पावर इक्वल टू क्या आ गया यहां से F इंटू V। ठीक है बेटा, या आपको वर्क डन वेरी कर रहा होगा फोर्स का, जैसा मैंने आपको पहले मिनट में आपको मैंने बताया था जब आप लेक्चर स्टार्ट करता, वर्क ऐसे कैसे वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपकी, टाइम से डिवाइड कितना पावर आ जाएगा। ठीक है बेटा, पावर यूनिट आपको वॉट पता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है बेटा 746 वॉट,
और एफिशिएंसी निकालने के लिए आएगा, तो आप यहां से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक बेटा, रहा सवाल पढ़ने का, फिर बता रहा हूं बेटा, फिजिक्स का पहला लेक्चर था, वर्क एनर्जी पावर से स्टार्ट किया है, एनएलएम में लेक्चर लेके आऊंगा कल को, ठीक है ना बेटा। तो रोज एक एक लेक्चर लेके आ रहा हूं, आप लोग घर पे इसको 1 घंटा रिवीजन करिए बेटा, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है ना, घर में प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।